Hello guys, welcome to Guide to Success. This is Shubham Jain, your GS mentor. So today I am starting a new subject that is Indian polity. और आज जो हम टॉपिक इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड द टॉपिक इज इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, तो आज अपन समझेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी प्रोविजंस कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरह से कब कब इमरजेंसी लगाई जाती है, इमरजेंसीज में क्या क्या सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से आर्टिकल में लाए करते हैं ये। ठीक है, तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसमें जो भी हाईलाइटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें जो भी बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस प्लीज पे अटेंशन और इसके नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग, नहीं तो थोड़े दिनों बाद आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। A state of emergency in India refers to a period of governance that can be proclaimed by the President of India during certain crisis situation. Under the advice of the Cabinet Minister, the President can overrule many provisions of the Constitution which guarantee fundamental right to the citizen of India. ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये राइट दिया जाता है कि सर्टेन कुछ भी इशू अगर होते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पावर को ओवररूल कर सकते हैं। ये मैंने डेफिनेशन दी है आपको। कभी अगर कोई पूछे कि स्टेट इमरजेंसी क्या होता है तो उसके लिए यूपीएससी में आंसर स्टार्ट करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो द इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजंस। स्टेट पीएससी एसएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एंड इसके आर्टिकल्स कहां से कहां तक है? फ्रॉम 352 टू 360। ठीक है, दीज प्रोविजंस इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, अपन आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कोई वॉर हो जाता है, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाता है, कोई आर्म रिबेलियन हो जाता है, तो उस सबको काउंटर अटैक करने के लिए ये सारे इमरजेंसीज दिए गए हैं। तो ठीक है, वही सब है जो कि होता है। ये प्रोटेक्ट करते हैं अपनी सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अब इमरजेंसीज कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है? 352। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी का 360। इनमें से कि नेशनल इमरजेंसी लगी है, काफी 3 बार लगी है आज तक इंडिया में, जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज अ कॉमन फिनोमेना इन इंडिया, लगती रहती है। आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो गाइस प्लीज रिमेंबर दैट, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि इंडिया में क्या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो नहीं। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं अपन अपने फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। अब नेशनल इमरजेंसी में क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर ये स्लाइड भी अपन पढ़ के देखेंगे इसमें क्या है। इसमें जो मैंने जो भी लैंग्वेज यूज करी है वो क्वाइट डिप्लोमेटिक यूज करी है, जैसा कि आपको, जिससे कि आपको ऐसे लिखने में और कोई आंसर लिखने में यूपीएससी का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बट मैं आपको इन्हें आसान शब्दों में समझाऊंगा और जिससे कि आपकी इससे अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, President can impose emergency if he agrees that a grave security threat exists whereby the security of India or of any part of their territory is threatened, whereby war, external aggression, or armed rebellion, as he and she can declare emergency rule in the whole part of the India or any part of the Indian territory. यही बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि कोई भी मतलब प्रेसिडेंट, ही और शी कोई भी हो, वो पूरे इंडिया में भी इमरजेंसी लगा सकता है और इंडिया के किसी पार्ट में भी इमरजेंसी लगा सकता है। और ये यूपीएससी यहाँ आपको ट्रिक कर देगा, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस देगा, 2 स्टेटमेंट देगा और पूछेगा 1 ए बी या बोथ। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो कहीं भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, होल इंडिया में, पूरे इंडिया में एक साथ भी कर सकता है और किसी पार्ट में भी कर सकता है जहां पे उसको ठीक लगेगा, जहां पर की एग्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ग्राउंड फॉर इन्वोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। अब ग्राउंड समझ लेते हैं, चलिए कि क्या क्या ग्राउंड होते हैं। ठीक है,
पहले तो आप समझ लीजिए दो टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, किसी नेबरिंग कंट्रीज से वॉर हो जाए तब, ठीक है, और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, दोनों बात सेम है, कोई इशू नहीं। इंटरनल इमरजेंसी क्या है? डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन। इंटरनल इमरजेंसी जबकि कोई किसी स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन या सेंटर के खिलाफ आर्म रिबेलियन कर दिया है, किसी और ने, किसी कोई आर्मी, किसी ने भी आर्म रिबेलियन कर दिया इंटरनली, तो उसे इंटरनल रिबेलियन कहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने दोबारा इसको लिखी है, इज थ्रेटेंड बाय द वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन ऑफ द इंडियन ऑफ द आर्म रिबेलियन, ठीक है, इंडियन आर्म रिबेलियन, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी इवन, जरूरी नहीं है कि कोई वॉर हो जाए उसके बाद, या वॉर मतलब हो जाए या होने की बिल्कुल किसी ने मिसाइल फेंक दिए तभी करे, नहीं, अगर उसको ऐसी संभावना लगती है कि ऐसा हो सकता है तब भी प्रेसिडेंट उसके पहले संभावना पर भी क्या कर सकता है? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। और एक्सटर्नल वही सब इसमें लिखा है, ही इज सेटिस्फाइड दैट इज एन इमिनेंट डेंजर, ठीक है। A proclamation of national emergency may be applicable to the entire country or part of it, enabled by, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखा है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखा है। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस ईयर में आया था? 1976 में। काफी लोअर पीसीएस एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में भी एक साथ अप्लाई हो सकती है और किसी पार्ट, एक छोटे से पार्ट में भी अप्लाई हो सकती है। इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि छोटे से पार्ट में नहीं हो सकती, हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। 44th Amendment Act of 1978 substituted the word armed rebellion for internal disturbance। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंदिरा गांधी के टेन्योर में एक बार, मतलब इस काफी सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि इमरजेंसी, मतलब ये जो नेशनल इमरजेंसी है, इसका मिसयूज किया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट किस चीज से कर दिया कि भाई अगर कोई आर्म रिबेलियन होगा तो ही आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। दिस वाज डन, कोई सब बताया गया है, इंटेंट टू एलिमिनेट द वेगनेस associated with the word internal disturbance and controversy surrounding it during the declaration in the year 1976, ठीक है। अब प्रेसिडेंट कैन इन्वोक अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बोल्ड लेटर्स में भी कर दिया है और अंडरलाइन भी किया है। क्या है? रिटर्न रिकमेंडेशन ओनली ऑन द कॉन्करेंस फ्रॉम द कैबिनेट, added by the 44th Amendment Act 1978 as an additional safeguard against the abuse or misuse। 42nd अमेंडमेंट में क्या था? ओरली इंदिरा गांधी ने बोल के क्या कर दिया था? नेशनल इमरजेंसी लगवा दी थी। बट उसके बाद 44th अमेंडमेंट में सुधार किया गया। क्या किया गया? रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए पूरे कैबिनेट की, तभी जाके नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। और अब गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको बताने जाऊंगा कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पड़ती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए पड़ती है कैबिनेट की, तब जाके नेशनल इमरजेंसी अप्लाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पड़ती है किसके लिए? नेशनल इमरजेंसी। चलिए ठीक है, मैं समझता हूं कि यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा। चलिए अब अपन आगे। अब पार्लियामेंट में से अप्लाई कैसे किया जाता है, अप्रूवल और ड्यूरेशन क्या रहते हैं, ये सब पढ़ते हैं अपन। चलिए आइए देखते हैं। Every resolution approving the proclamation of the emergency or its constituency continuance must be passed by either house of the parliament by special majority, ठीक है। कि कौन से उससे चाहिए है? कंटिन्यूंस कर सकता है, पर काय से? स्पेशल मेजोरिटी से, बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 44th अमेंडमेंट और 42 अमेंडमेंट में आपको हमेशा कंपैरिजन देखने को मिलेगा, बिकॉज 42 और 42nd अमेंडमेंट में काफी सारे गलत डिसीजंस लिए गए थे, क्योंकि 44th अमेंडमेंट में उन्हें सही किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से,
ठीक है, तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 44th अमेंडमेंट के पहले कौन सी मेजोरिटी से होती थी? सिंपल मेजोरिटी से, और 44th अमेंडमेंट के बाद स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। अब ये बात बहुत अच्छी है, बाकी दो जो इमरजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल, इनमें 2 मंथ का टाइम देते हैं, बट इसमें 1 मंथ का टाइम मिलेगा, और 2 मंथ इन केस ऑफ आर्टिकल 356 एंड 360 फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, रिड्यूस फ्रॉम 2 मंथ टू 1 मंथ। पहले 44th अमेंडमेंट के पहले कितना था? 2 मंथ था, और उसके बाद कितना हो गया? 1 मंथ। गाइस मैं दोबारा बोल रहा हूँ बीच में पॉज करके कि आपको ये सब बहुत अच्छे से एक जगह नोट्स बनाना है। 44th अमेंडमेंट के पहले कितना था? 2 मंथ। 44th अमेंडमेंट के बाद 1 मंथ। पहले कौन सी मेजोरिटी थी? सिंपल मेजोरिटी। इससे क्वेश्चंस बनते हैं। यूपीएससी के प्री में भी आपको इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं, वो आपको काफी ट्रिक करेंगे इसी में। ठीक है, और इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार रिवाइज जरूर करिएगा। If approved by both the houses of the parliament, the emergency continues for 6 months. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, समझिएगा कि इमरजेंसी कंटिन्यू कब तक करती है? 6 मंथ के लिए करती है। कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनिट पीरियड, दिक्कत ये नहीं है, बट विद द पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर एवरी 6 मंथ एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। यहाँ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 44th अमेंडमेंट के पहले इंदिरा गांधी के समय में क्या हो गया था कि उन्होंने लगा दी, और अब उनकी जब इच्छा होगी तब हटाएंगे। पर अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने लगा दी नेशनल इमरजेंसी, अपने प्रेसिडेंट ने लगा दी नेशनल इमरजेंसी, तो हर 6 मंथ में उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से, कैबिनेट से। ठीक है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए लगा सकते हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ 6 मंथ, every 6 months with the parliament. ठीक है, before that the emergency once approved by the parliament could remain in the operation as long as the executive cabinet desired. जो कि मैंने आपको बताया, this was changed due to passage of the 44th amendment. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। मैंने पहले ही आपको सारी चीजें अंडरलाइन करी हैं, एक एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी हटाई कैसे जा सकती है? नॉट एन इशू, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। ठीक है, सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, उसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे तो रिमूव कर सकता है। प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ अ लोकसभा passes a resolution disapproving its continuation added by 44th Amendment Act of 1978। ठीक है, पहले क्या था? कर सकता था, कोई जरूरत नहीं थी। प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा passes a resolution disapproving its continuation। ठीक है, where 1/10 of the total number of the member of the Lok Sabha give a written notice to the speaker। ठीक है, or to the president if the house is not in the session। A special sitting of the house should be held in within 14 days for the purpose of considering a resolution disapproving the continuation of the proclamation। 44th Constitutional Amendment 1978। ठीक है, अब क्या होगा? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, या तो फिर रिटर्न नोटिस देना चाहिए किसको? स्पीकर को। ठीक है, स्पेशल सिटिंग भी इसके लिए बुलाई जा सकती है विद इन 14 डेज प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन। Disapproval of the proclamation is to be adopted by a simple majority only and required to be passed by the Lok Sabha only। अब ये जो लास्ट लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको याद रखना है किसी भी कंडीशन में, कि भाई इसके एप्लीकेशन के लिए तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, इसके इम्प्लीकेशन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, बट इसके रिमूवल के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और वो भी सिर्फ लोकसभा होंगी। ये यूपीएससी जरूर ट्रिक करके क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, लोअर पीसीएस और ये सब तो पूछते ही। ठीक है, अब जो इम्प्लीकेशन होती है नेशनल इमरजेंसी की, वो स्टेट्स पर भी होती है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता होगा, ये सब चीजें ओपन देखी। ठीक है, ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, ऑन एग्जीक्यूट, सबसे पहले अपन एग्जीक्यूटिव देखते हैं। आई
the President of India can issue direction to the state as the manager as to the manner in which the executive power of the state is to be exercised. State government are not dismissed, they continue to operate, but are brought under the effective control of the center, which assume the power to give instruction to the state government, which shall abide by such direction. ठीक है, तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की जो मतलब लेजिस्लेचर होती है उसको हटाते तो नहीं है, बट उसके सारे पावर्स किसके कंट्रोल में रहते हैं, किसके अंडर आ जाती हैं सारी स्टेट लेजिस्लेचर, सारी जहां जहां भी नेशनल इमरजेंसी लगी होगी वो सारी के लेजिस्लेचर किसके अंडर आ जाते हैं, प्रेसिडेंट के अंडर आ जाते हैं। उनके फाइनेंशियल बिल, उनके फाइनेंशियल इश्यूज, उनका फाइनेंस सब कुछ प्रेसिडेंट के अंडर रहता है, वो कैसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं ऑन लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर कंटिन्यूज टू ऑपरेट एंड लेजिस्लेट, बट पार्लियामेंट assumes concurrent legislature power on state subject, and a law enacted by parliament shall cease to operate at the expiry of 6 months after the revocation of the national emergency to the extent of incompetency। अब मान लीजिए आज के दिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी थी पहले, आज के दिन रिवोक हो जाती है तो उस दिन के नेक्स्ट डे ही सारे पावर्स स्टेट को नहीं दिए जाते, उसके 6 मंथ तक पावर्स पार्लियामेंट अपने पास रखती है ताकि गवर्नमेंट स्मूथली चल सके, अपना काम कर सके स्टेट अच्छे से। ठीक है, तो स्टेट कोई डिसीजन ले तो सकते हैं बट उनकी पार्लियामेंट की निगाह उस पर रहेगी और वो किसी भी डिसीजन को खारिज कर सकते हैं, और कौन से ग्राउंड से, इनकॉम्पिटेंसी के ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें लोकसभा की लाइफ भी बढ़ जाती है, वैसे बाय लॉ 1 साल बढ़ती है, बट आज तक कभी भी, जैसे आज रिवोक हो गई है क्या नेशनल इमरजेंसी, तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ के अंदर 6 मंथ की ही लाइफ बढ़ती है लोकसभा की। ठीक है, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होना है तो इलेक्शन होंगे, मतलब 6 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। बाय लॉ 1 ईयर हो सकता है, बट आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, 6 मंथ में ही उन लोगों को मतलब वो रिवोक करना। ठीक है, अब फाइनेंशियल रिलेशन पर क्या इफेक्ट आएगा देखते हैं। अंडर आर्टिकल 268 to 279 pertaining to the center, state financial relation may be modified by presidential order subject to parliamentary approval as soon as may be। क्या होता है, फाइनेंसेस भी किसके अंडर आ जाते हैं, प्रेसिडेंट के अंडर आ जाते हैं। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट स्टेबल होती जाती है, काम आगे बढ़ता जाता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट अप्रूवल के साथ ही उनको स्टेट को अपना फाइनेंसेस सौंप देते हैं। ठीक है, however this modification may never go beyond the financial year in which the emergency is revoked। मान लीजिए आज जुलाई में इमरजेंसी रिवोक होती है तो ये एक फाइनेंशियल ईयर एक्सीड नहीं करेगा, एक फाइनेंशियल ईयर एक्सीड नहीं करेंगे प्रेसिडेंट, उसके पहले ही दे देंगे ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे, स्टेट की भी और इंडिया की भी। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, and center can make use any national resource to fight the cost on the basis of which emergency is declared। कहने का मतलब यह है वो स्टेट के फाइनेंसेस को भी यूज कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है इमरजेंसी के दौरान, उनके पैसा भी यूज कर सकती है सब कुछ, और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये एबनॉर्मल पावर देती है प्रेसिडेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फंडामेंटल राइट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का। अब मैं जो पहली 2 लाइन पढ़ूंगा इससे आप शॉक हो जाएंगे कि भाई फंडामेंटल राइट तो कंप्लीटली डिमोलिश हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या। आर्टिकल 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, while आर्टिकल 359 deals with the suspension of the fundamental rights except those guaranteed by आर्टिकल 20 and 21। राइट टू लिव ये डिलीट नहीं होते, ये डिमोलिश नहीं होते, और यही सबसे बड़ा हथियार बनते हैं ह्यूमैनिटी के लिए कि आपसे कोई आपके जीने का अधिकार नहीं छीन सकता ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑल्सो। ठीक है, चलिए ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। एज पर द आर्टिकल 358 व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड द 6 फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ओनली when the national emergency is declared on the ground of war or external aggression, not on the ground of armed rebellion or internal disturbance. अब this is the most important line in this slide कि भाई 6 के 6 फंडामेंटल राइट, पहली बात मैंने आपको बताया आर्टिकल 20 और 21 कभी भी डिमोलिश नहीं होते हैं। आपसे जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, चाहे इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कहीं भी, ठीक है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। सो अब क्या हो सकता है कि उनने क्या बोला है, नेशनल इमरजेंसीज अगर डिक्लेयर होती है ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के, तो ही जाके फंडामेंटल राइट डिमोलिश होंगे। अगर आर्म्ड रिबेलियन है तो फंडामेंटल राइट डिमोलिश नहीं होंगे। दिस इज वन ऑफ द अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, चलिए तो अब ये देखते हैं कि आज तक इंडिया में कब कब इमरजेंसीज हुई हैं और कौन कौन से ईयर में हुई हैं और किस कारण से। ठीक है, 3 ही बार हुई है बेसिकली। पहली बार कब हुई थी, जब 26 अक्टूबर 1962 आफ्टर चाइना अटैक आवर बॉर्डर्स इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, दिस नेशनल इमरजेंसी लास्टेड टिल 10 जनवरी 1968 आफ्टर लॉन्ग आफ्टर द हॉस्टिलिटीज सीज्ड। ठीक है, काफी लंबी चली थी ये, क्योंकि चाइना ने अपनी नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर अटैक कर दिया था। उस वक्त अपन इतने वेल इक्विप्ड नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जी अपने प्राइम मिनिस्टर थे, बट उस वक्त अपन इतने वेल इक्विप्ड नहीं थे कि मतलब चाइना से उस तरह से वॉर कर। तो ये इमरजेंसी लगना लेजिटिमेट था, काफी जरूरी था, और मतलब ठीक हुआ, लंबी लगी बट ठीक तरीके से चला है। ठीक है, फॉर द सेकेंड टाइम आप सभी जानते होंगे 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान से वॉर हुआ था अपना, एंड लिफ्टेड कब हुई है, 6 साल। आप समझ सकते हैं 6 साल तक नेशनल इमरजेंसी चली है, while the second emergency on the basis of external aggression was in operation. External aggression, external war के कारण हुई थी। इन दोनों में फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हुए। ठीक है, अब देखिए थर्ड किसने लगाई थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। इंटरनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड ऑन 25 जून 1975। कई स्कॉलर्स इसको इलेजिटिमेट बोलते हैं, मतलब गलत लगाई थी, इलीगल बोलते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, कि इन्होंने इंटरनल डिस्टरबेंस के बहाने से पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, और ये इस इंटरनल डिस्टरबेंस में फंडामेंटल राइट्स डिमोलिश नहीं हुए थे। मैंने आपको दोबारा बताया है, जो भी मैं बता रहा हूं इन सब चीजों को आप लिखिएगा अच्छे से। ठीक है, अब कुछ कंक्लूजन्स है स्कॉलर्स के द्वारा, पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ने की चीज है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए। The emergency provisions provide the president with the sweeping power to deal with abnormal and extraordinary situation। बिल्कुल extraordinary situation में ही ये लगाया जाएगा, नॉर्मल सिचुएशन में क्यों लगाएंगे। Any misuse of these power can easily lead to the subversion of democracy। बिल्कुल, कोई भी पावर का मिसयूज इजीली गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी का हनन कर सकती है। ठीक है, but the actual working of the constitution for more than 5 decades has demonstrated that emergency power were generally used in the interest of the country, barring a few cases where emergency was imposed due to political consideration। बट ऐसा हुआ नहीं है, यूजुअली इमरजेंसी काफी रेयर सिचुएशन में ही लगाई जाती है। चलिए, अब नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई, अब प्रेसिडेंट रूल पर आते हैं। प्रेसिडेंट रूल या आप बोल दें इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, बात एक ही है, इससे कंफ्यूज ना। तो चलिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाता है जब कोई स्टेट अच्छे से काम ना कर रहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसके वर्क हो, या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई हो जिसमें कि प्रेसिडेंट को लगे कि अब ये गवर्नमेंट रन नहीं कर सकते, तो वहां प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करने के लिए वही पार्लियामेंट में भी सिंपल मेजोरिटी से होता है, पहली बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने ब्रीफिंग दे दी, अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये सब क्या है। ठीक है, वही सब लिखा है, कोई घबराने की बात नहीं है। When the constitutional machinery break down in the state, the president rule is imposed by center। ठीक है, this can be proclaimed if the president is satisfied that the governance of the state
कांट बी कैरीड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इन दिस केस प्रेसिडेंट कैन एक्ट विद और विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट। गवर्नर की रिपोर्ट पर भी जा सकते हैं प्रेसिडेंट, और उसकी रिपोर्ट के बिना भी वो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट में। ऑल्सो व्हेन अ स्टेट डजंट फॉलो एनी डायरेक्टिव फ्रॉम द सेंटर, प्रेसिडेंट रूल कैन बी। अब कोई स्टेट कहने लगे मैं अपनी अलग आर्मी बनाऊंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ना सुने, तो वहां प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन पंजाब इन 1951। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम कब हुआ था। और सिंस 1950 द प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड ऑन मोर देन 125 ओकेजन्स, दैट इज ऑन एन एवरेज ट्वाइस अ ईयर। इसलिए मैंने कहा था ये बहुत कॉमन फेनोमेनन है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स इम्पोज्ड इन मणिपुर 10 टाइम्स एंड फॉलोड बाय यूपी 9 टाइम्स। ठीक है, ये वाली जो डेटा है, मणिपुर 10 टाइम्स, यूपी 9 टाइम्स, और पहले कहाँ हुई थी, कितनी बार हो चुकी है, ये सब एसएससी लोअर पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस पर नहीं जाएगा, जा भी सकता है, आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, ग्राउंड ऑफ इन्वोकेशन, चलिए अब देखते हैं। imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से चलना चाहिए एवरी स्टेट। ठीक है, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, जो कि मैंने आपको बताया अभी। प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर द आर्टिकल 356 ऑन टू ग्राउंड्स। अब दो ग्राउंड्स पर लगाई जा सकती है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिए हैं, बट एक बार जो स्लाइड में लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के और समझा। ठीक है, चलिए। एम्पावर 356 क्या बोलता है? empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. The president can act either on the report of a governor of the state or otherwise। जो कि मैंने आपको बताया, गवर्नर की रिपोर्ट पर भी जा सकते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं है, या स्टेट इसको वो नहीं कर सकता। ठीक है, अ प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑन अ रिपोर्ट ऑफ अ गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज। 365 आर्टिकल क्या बोलता है देखते हैं। says that whenever a state fails to comply with or to give effect on any direction from the center, it will be lawful for the president to hold that situation that arisen in the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution। ठीक है, वही घुमा फिरा के बात इन्होंने इंग्लिश में बोली है, जो कि मैंने आपको काफी सिंपल शब्दों में समझाया है। ठीक है, अब आपको, मुझे लगता है आपके पास दोनों चीजें हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा और आपके लिए लिखने के लिए भी इनफ मटेरियल है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन, चलिए देखते हैं। अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है, इसमें 2 मंथ मिलते हैं अप्रूव बाय द हाउस। अप्रूव करने के लिए 2 मंथ मिलते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। अब ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं है, ये केवल 3 years के लिए, 3 years के लिए है, और इसमें भी अप्रूवल लेना पड़ता है ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 months। ठीक है, इफ द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस ड्यूरिंग द period of 6 months without approving the further continuation of the president rule, then the proclamation survives until 30 days from its the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved its continuance। ठीक है, अगर उस समय में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो 30 डेज मिलते हैं, जब से वो फिर रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, और इस मीन टाइम में राज्यसभा अपना कंटिन्यूस पास करती है। ठीक है, नॉट एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन और इट्स कंटिन्यूएशन कैन बी पास्ड बाय आइदर हाउस बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई मेजर मेजॉरिटी नहीं लगती है, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं लगती, इसमें सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाती है। ठीक है, अब रिवोक करना इसको बहुत आसान है। प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं कभी भी विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, बट नेशनल इमरजेंसी में ऐसा नहीं। आइए अब वन फाइनेंशियल इमरजेंसी।
पढ़ते हैं जो कि आर्टिकल 360 के अंडर आता है। ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। मतलब इससे क्वेश्चन रेयरली बने तो बने, बट सिलेबस में है तो पढ़ना है। बट वो जो दो मैंने बताए हैं और उनमें जो क्लॉजेस बताए हैं उनके आपको नोट्स बनाना है और तैयार। ठीक है, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी देखिए। 360 मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी मोर और लेस फॉलोज द पैटर्न ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट पास्ड इन 1933। आपसे पूछा जा सकता है इट इज इक्विवेलेंट टू विच एक्ट और विच लॉ ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट पास्ड इन 1933। ग्राउंड ऑफ इन्वोकेशन, अगर 360 आर्टिकल 360 कब इन्वोक हो सकता है? जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, इंडिया के पास पैसा नहीं है, मतलब इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट ये कह दे कि हम दिवालिया हो गए, हमारे पास गवर्नमेंट रन करने को पैसा नहीं है, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू की जाती है। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 made the satisfaction of the president subjected to judicial review. Judicial review is the part of the basic structure of the constitution. अब ये judicial review क्या है, अगर मैंने ये बताया तो ये लेक्चर 1-2 घंटे का हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ कि इस इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा बचा था और किस बेसिस पे उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ये सब अपन देखते हैं ऑपरेशन इसके कैसे होते हैं। ठीक है, अब प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months, 1 month इन केस ऑफ आर्टिकल 352। ठीक है, पर 352 के केस में 1 month। ठीक है, प्रोक्लेमेशन वही वाली बात है 30 days जो मैंने आपको पीछे बताई थी। ठीक है, मीन टाइम राज्यसभा उसमें अप्रूव कर देता है। Once approved by both the houses of parliament, the emergency continues indefinitely, no maximum period till it is revoked. अब पहले क्या था नेशनल इमरजेंसी में, इंडेफिनेट तो थी पर हर 6 month में परमिशन लेनी थी। और आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में क्या था, 6 month था और 3 years के लिए था मैक्सिमम टाइम। इसमें ना कोई परमिशन लेनी पड़ती है ना कुछ, ये चलती रहती है इंडेफिनिट टाइम के लिए। नो रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और ये भी सिंपल मेजोरिटी से इसका काम चल जाता है, सिंपल मेजोरिटी से इसे अप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब रिवोक कैसे कर दिया जाता है? कोई पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट के द्वारा रिवोक कर दिया जाता है। तो ठीक है गाइस, मैं समझता हूं कि मैंने जो भी आज आपको पढ़ाया वो आपको सब समझ आया होगा, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसे काफी अच्छे से रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं कि कब कौन स्पेशल मेजोरिटी से है, कौन सिंपल मेजोरिटी से है, कब रिवोक होती है तो कौन सी उससे होती है। तो इस सब के आप नोट्स बनाएं और इसको रिवाइज करते हैं। थैंक यू गाइस, कीप स्टडिंग।